नमस्कार, स्वागत आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज पंच में आपको बताते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सबकी नजर, लेकिन उन खबरों के असल तथ्य क्या हैं वो आप तक हम पहुंचाएंगे और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो से हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे संवाददाता, जानेंगे उनसे क्या है इस मामले में लेटेस्ट अपडेट। तो आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज जिन खबरों पर आपको और ज्यादा जानकारी हम देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल को लेकर। क्या पश्चिम बंगाल घुसपैठियों का बंगाल बन गया है? क्योंकि लगातार हम देखते हैं किस तरीके से यहां पर इस तरह के मामले सामने आते हैं और उसके बाद अब बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है ममता बनर्जी पर। और ममता बनर्जी भी जो है इस बात का उनसे कोई जवाब जो है वो देते नहीं बनता। इससे पहले भी हमने देखा है लगातार जिस तरह के मामले घुसपैठ को लेकर पश्चिम बंगाल में बढ़ते नजर आए, लेकिन अब चुनाव से पहले अगर देखा जाए ये मामला एक बार फिर से यहां पर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर का, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे पीएनजी को लेकर। जी हाँ, अगर इसकी बात की जाए तो किस तरीके से इसका विस्तार हो रहा है और इसकी वजह से, क्योंकि यहां पर इसका विस्तार होगा तो जो गैस सिलेंडर है उससे हमें मुक्ति मिल सकेगी, लेकिन कैसे ये संभव हो पाएगा, क्या कुछ इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह का रोड मैप है और क्या वाकई जो अभी तक हम देखते थे गैस सिलेंडर को लेकर दिक्कतें कुछ अगर रहती थी तो क्या उनका एक समाधान भी अब हमें यहां पर मिल सकता है पीएनजी के जरिए। और साथ ही बात करेंगे सौर ऊर्जा क्षेत्र में किस तरीके से भारत जो है लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है और कैसे ना सिर्फ अभी हम पहुंचे हैं तीसरे पायदान पर, लेकिन एक तक पहुंचने के लिए यानी पहले पायदान पर पहुंचने के लिए वहां भी हमारी किस तरह की रणनीति है, क्या नीतियां हैं और उनका प्रभाव सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरीके से मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आज इन तीन मुख्य खबरों पर हमारी रहेगी नजर। तो चलिए अब सबसे पहले नजर डालते हैं हमारी पहली खबर की तरफ। बात करते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ जो है एक बड़ा मुद्दा रहा है और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन अगर देखा जाए अब चुनावी बिगुल जो है बच चुका है, लिहाजा सियासी मुद्दे भी लगातार उनकी गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठ का, जिसे लेकर अब भाजपा नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी को जमकर निशाने पर लिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि घुसपैठियों को वोटर्स बनाना बिल्कुल गलत है और इस पर अगर देखा जाए जो जनता है टीएमसी का विसर्जन कर देगी। और किस तरह से निशाना साधा है भाजपा ने, कैसे लगातार जो घेराबंदी है वो की जा रही है, आइए आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर किस तरीके से जो घुसपैठिए हैं वो बाहर होंगे। अगर देखा जाए तो लगातार बीजेपी जिस तरीके से हमलावर नजर आती है, बीजेपी के निशाने पर जो ममता बनर्जी हमें यहां पर लगातार दिखती हैं, इसी कड़ी में अगर देखें तो भाजपा नेता दिलीप घोष ने अब निशाना साधा है ममता बनर्जी पर। उन्होंने कहा है कि घुसपैठियों को लाकर वोटर बनाना गलत है, यानी जो वोटर्स थे वो घुसपैठिए थे, ऐसे लोगों की जगह भारत में नहीं है। और देश में पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं उनको लेकर उन्होंने जिक्र किया है कि अब जो घुसपैठ है वो बंगाल से दूर होगी। जो संकट में होता है उसे हम शरण देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उनको वोटर्स बना दें। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं दिलीप घोष जो है ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। और इससे पहले भी एक बड़ा सियासी मुद्दा ये यहाँ पर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए अब चुनाव से पहले इसकी जो गूंज है कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रही है। और इसके साथ साथ क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको बता देते हैं। दिलीप घोष ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी को यहां तक कहा कि जो घुसपैठ है वो आपको यहां पर खत्म करनी होगी। और उसके साथ उन्होंने कहा कि टीएमसी का जो विसर्जन है वो होता हुआ नजर आएगा। भाजपा का टीएमसी पर जो तीखा तंज जो है वो यहां पर अब नजर आ रहा है। और साथ ही साथ बीजेपी का कहना है कि टीएमसी का अब कुछ नहीं चलेगा। लगातार जिस तरीके से हम देखते थे साम दाम दंड भेद की बात की जाए, राजनीतिक गुंडागर्दी की बात की जाए, हर जगह नजर आती थी, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जनता जो है वो विसर्जन करने को अब तैयार है। यानी इस बार का जो चुनाव होगा उसमें टीएमसी का विसर्जन होगा, ये कहना है बीजेपी का। पीएम ने जनता के मन की बात बोली है। लगातार हमने देखा है प्रधानमंत्री किस तरीके से पश्चिम बंगाल की रैलियों में उन्होंने बात कही है। और वहीं एसआईआर पर भ्रम क्यों फैला रही है मुख्यमंत्री, इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं निशाना साधते नजर आए दिलीप घोष ममता बनर्जी पर। एसआईआर की शुरुआत से लेकर और अब तक की अगर बात की जाए, हमने देखा है किस तरीके से कहीं ना कहीं अलग अलग विरोधाभास जो है वो हमें यहां पर देखने को मिला। लेकिन फिलहाल दिलीप घोष ने और क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। आज टीएमसी का कुछ भी नहीं चलेगा, जनता उनको विसर्जन देने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी बहुत बार विरोध किए हैं, इसलिए उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। भारतवर्ष से देश में बहुत शरणार्थी बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हैं, अभी भी आ रहे हैं। जो संकट में होता है आता है उसको हम शरण देते हैं, ये मानविकता है। लेकिन जो घुसपैठिया ला करके वो वोटर बना रहे हैं उनको जगह नहीं मिलेगा।
तो आपने सुना यहां दिलीप घोष को, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि टीएमसी का अब की बार कुछ नहीं चलेगा और जनता तैयार बैठी है टीएमसी का विसर्जन करने के लिए। किस तरीके से एक बड़ा बदलाव जो है इस बार चुनाव में पश्चिम बंगाल में नजर आ सकता है, हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, समझना चाहेंगे आपसे, लगातार बीजेपी जो है हम देख पा रहे हैं किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को निशाने पर लिए हुए है, और लेकिन इस कड़ी में जहां सिर्फ वोटर्स की बात की जाए या घुसपैठ का मुद्दा, जिस तरीके से यहां दिलीप घोष ने सीधे तौर पर ये आरोप भी लगाए और कहा है कि हम शरण जरूर देते हैं, मदद जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मानना नहीं कि उनको हम वोटर्स बना दें, उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए लगातार संरक्षण हम देते रहें। और जनता जो है वो तय कर चुकी है कि इस बार तो टीएमसी का विसर्जन करना है चुनाव में। मुकुल, देखिए, अभी चुनाव के पहले एसआईआर का जो लिस्ट है वो सामने आ चुका है और एसआईआर में एक छवि स्पष्ट हो चुका है कि 60,06,675 में से जो विवादित नाम काटे हैं 27,16,393। इन विवादित नाम से अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, अगर फिगर में आप नजर डालेंगे कि कहां से सबसे ज्यादा नाम अंडर एडजुडिकेशन था, शमशेरगंज, और उसके साथ था शमशेरगंज, लालगोला, भगवान गोला, ये सारे जो एरियाज है, यानी जो बांग्लादेश से सटे हुए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उसमें सबसे ज्यादा नाम अंडर एडजुडिकेशन है। जी, टीएमसी का मानना है कि ये जानबूझकर किया गया है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये जो अंडर एडजुडिकेशन फिगर्स है, इनका पुष्टिकरण जजेस द्वारा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोलकाता हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में, देख रेख में ये काम जजेस ने किए हैं और उन्होंने भी कहीं ना कहीं जाके ये लिखा है कि नॉट एलिजिबल। और एलिजिबल क्यों? क्योंकि वो दस्तावेज नहीं दिखा पाए हैं, इसलिए नॉट एलिजिबल है। और उसका कमेंट सेक्शन में तो उसका कारण भी लिखा हुआ है, वही तो आदेश था। तो अगर इन सारी बातों को लेकर, इसीलिए बीजेपी और भी ज्यादा इस घुसपैठिया का मुद्दे को लेकर, क्योंकि जो सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें बहुत सारे ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर बीजेपी का पकड़ इसी बात को लेकर ज्यादा है। इसी मुद्दे को लेकर, घुसपैठिया का एक बड़ा मुद्दा है उन सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो उसको नाकारा नहीं जा सकता। इसीलिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर आप गौर करें तो आप देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी भी कल कहा कि बंगाली को अल्पसंख्यक नहीं होने देंगे। असल में ये बंगाली का मन की आवाज है, मन की बात है कि क्या वो अल्पसंख्यक हो जा रहे हैं। ये डेमोग्राफिक चेंजेस सिर्फ कहने की बातें नहीं है, जो हर दिन जो बॉर्डर एरियाज असेंबलीज में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में जो रहते हैं, ये उनका हर दिन का एक्सपीरियंस है। और इसी को चलते हम, अगर आप अभी जब चुनाव सामने है तो कई सारे असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम भी विजिट कर रहे हैं, सीधी जनता से बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जितना चुनावी मुद्दा एसआईआर को बनाया जा रहा है टीएमसी की ओर से, उतना जनता में उतना है नहीं। वो साफ कह रहे हैं कि जिनके पास दस्तावेज हैं उन्हीं को दिक्कत हुआ है, जिनके पास दस्तावेज हैं उनको को दिक्कत नहीं हुआ है। बिल्कुल सर, विशेष बात यही है, जनता जो है उसको कोई तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, क्योंकि उनके पास प्रमाणिक दस्तावेज जो हैं वो तमाम प्रमाण उनके पास हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर हो रही है ममता बनर्जी को, और शायद इसी वजह से लगातार ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अब जो फर्जी वोटर्स थे वो लगातार वोटर लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं अब अपनी जीत के लिए अलग अलग हम कह सकते हैं कि जो रास्ते हैं वो टीएमसी यहाँ खोजती हुई नजर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई पश्चिम बंगाल की, किस तरीके से जो स्थिति खास है वो यहाँ पर नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पीएनजी को लेकर। दरअसल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल ने दिल्ली एनसीआर में पाइप के जरिए खाना पकाने की गैस कनेक्शन देने का जो काम है उसको तेज कर दिया है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी कमल किशोर चटिवाल का कहना है कि आईजीएल का उद्देश्य रसोई गैस पर दबाव कम करना है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच हमने देखा कि ऊर्जा की आपूर्ति बाधित होने के बाद कई जगह हमने देखा था अलग अलग देशों में किस तरह की समस्याएं आई थी, लेकिन यहाँ पर अगर अपने देश की बात करते हैं तो लगातार सरकार ने पीएनजी को बढ़ावा दिया है और इसे एलपीजी के एक सुविधाजनक विकल्प के रूप में पेश भी किया जा रहा है। चटिवाल ने बताया कि पहले आईजीएल रोजाना 600 से 700 पीएनजी कनेक्शन नए देती थी, जिसे अब बढ़ाकर अगर देखा जाए तो करीब ये 2100-2200 प्रतिदिन कर दिया गया है। कंपनी का लक्ष्य संख्या को बढ़ाकर 5000 प्रतिदिन नए कनेक्शन तक
करना है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर कि किस तरीके से अगर देखा जाए दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर गैस सिलेंडर की जो समस्या अगर होती थी उससे निजात मिलेगी, साथ ही पारदर्शिता जो है इस पूरे सिस्टम में आ सकेगी। और किस तरीके से आईजीएल जो है इसके लिए पूरी अपनी नीति तैयार कर चुका है, जो प्लानिंग है वो की गई है, वो आपको बता दें। आईजीएल यहाँ पर कमर कसता नजर आया। दरअसल पीएनजी कनेक्शन देने का जो काम है उसको अब तेज कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में आपको बता दें तेजी से इसका विस्तार किया जा रहा है। लगातार जो कनेक्शन हैं वो अब बढ़ चुके हैं। पुलिस थानों से लेकर रेस्टोरेंट तक अगर हम पहुंच की जाए तो जो नेटवर्क है पीएनजी का वो पहुंच रहा है। पहले की अगर बात की जाए, देखिए पहले एक दिन में 600 से 700 कनेक्शन दिए जाते थे और ये भी जरूरी नहीं कि एक दिन में इतने हो जाएं, लेकिन अब पश्चिम एशिया में जिस तरीके का तनाव बना उसके बाद हमने देखा किस तरीके से इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिली, एक बड़ा उछाल आया। करीब 2100 से 2200 कनेक्शन, नए कनेक्शन लगातार जो है वो दिए गए हैं और इसमें अब लक्ष्य जो रखा है आईजीएल ने वो ये है कि 5000 कनेक्शन हर रोज प्रतिदिन हम दे सकें, जिससे जो दबाव आता था एलपीजी को लेकर या गैस सिलेंडर की जो समस्या रहती थी वो पूरी तरीके से कम हो। तो एक कह सकते हैं नीतिगत योजना के तहत अब आईजीएल जो है एलपीजी पर जो ना सिर्फ दबाव रहता है, एक प्रेशर रहता है, उसको कम करने की तैयारी है। लेकिन ऐसे में जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, किस तरीके से तैयारी जो है आखिर की गई है। 5000 कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे ये हो पाएगा, आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगले 90 दिन में आपको बता दें 4.86 लाख नए कनेक्शन देने का जो लक्ष्य है वो यहां पर रखा गया है। खासतौर से देश में प्रतिदिन 9.2 करोड़ टन घन मीटर गैस का जो उत्पादन है वो किया जा रहा है, जिससे तमाम जो आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें। और ऐसे में आईजीएल का 28,000 किलोमीटर का जो नेटवर्क है वो भी हमें नजर आता है। कैसे अब नेटवर्क जो है उसका भी विस्तार हुआ है और दिल्ली को एलपीजी मुक्त करने की जो एक योजना है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं अब तेज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसके चलते कई परेशानी कई बार होती थी। कई इलाके जो हैं वो पूरी तरीके से एलपीजी मुक्त भी हो चुके हैं। हम देख पाते हैं किस तरीके से जो आईजीएल का पीएनजी का जो नेटवर्क है वो लगातार बढ़ा है। और आपको बता दें भारत में हर साल करीब 3.13 करोड़ टन एलपीजी की जो खपत है वो होती है और हमारे पास इसका जो स्टॉक है वो भी पूरी तरीके से पर्याप्त है। घरेलू उत्पादन से इसकी 40% जो जरूरत है वो पूरी की जाती है। ऐसे में अब जो आवश्यकता नजर आ रही थी, यानी अगर देखा जाए शेष एलपीजी विदेशों से आयात हम करते हैं और उसी वजह से एक जो दबाव की स्थिति कभी कभी बन जाती है, उसी निर्भरता को खत्म करने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे अगले 90 दिनों में किस तरीके से करीब आप देख सकते हैं यहाँ पर 4.85 लाख जो नए कनेक्शन हैं वो वितरित किए जाएंगे। और ना सिर्फ अगर हम बात करें जब से पश्चिम एशिया का जो तनाव की स्थिति शुरू हुई थी उसके बाद से भी लगातार हमने देखा है बड़ी संख्या में जो नए कनेक्शन हैं वो यहाँ पर अब जोड़े गए हैं और लगातार इसकी जानकारी सरकार द्वारा भी दी गई, क्योंकि इसके जरिए देखिए एक तो एलपीजी की जो समस्या है उस पर काफ़ी एक समाधान हमें नजर आता है, दूसरा एलपीजी मुक्त की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं और अब इसी दिशा में बेहद ही नीतिगत तरीके से हम मान सकते हैं जो आईजीएल है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, जिससे कई जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से एलपीजी मुक्त हो सकें। हमारे संवाददाता फिलहाल अंकित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के लिए अंकित जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा पश्चिम एशिया में तनाव के बाद से सरकार लगातार ये बात स्पष्ट कर रही है कि हमारे पास एलपीजी के और विकल्प क्या थे और उसमें पीएनजी को अगर देखा जाए तो शायद सबसे ज्यादा एक विस्तार जो है पीएनजी का हमें नजर आया है और इसी दिशा में एक नीतिगत सुधार कहा जा सकता है, योजना कही जा सकती है, जिसको लेकर अब आईजीएल हम कह सकते हैं अगले 2 से 3 महीने में और इसका विस्तार नजर आएगा। देखिए साफ तौर पर निखिल, क्योंकि पश्चिमी एशिया में जो तनाव देखने को मिला उसका असर भारत पर ना पड़े इसके लिए सरकार लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। कहीं पर भी कोई सिलेंडर की पहले भी किल्लत नहीं हुई और अब उसके बाद सरकार कोशिश कर रही है और कोशिश का ही ये नतीजा है कि लगातार आईजीएल जैसी एक बड़ी जो गैस वितरक एजेंसी है वो भी इस दिशा में पीएनजी की तरफ बढ़ रही है, यानी कि पाइपलाइन नेचुरल गैस की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सरकार ने ये तक कह दिया है कि जिनके पास पहले से कनेक्शंस रहे हैं और वो उसके बावजूद भी सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे थे, उन कनेक्शंस को दरकिनार करके उनके लिए सख्त निर्देश है कि अगर आपके पास कनेक्शन है और पर्याप्त मात्रा में पाइपलाइन के जरिए आप तक गैस पहुंच रही है तो आपको सिलेंडर अपना अगले महीने तक में, यानी कुछ 30 से 40 दिनों की जो एक लिमिट निर्धारित की है उसमें आपको वहां पर सरेंडर करना होगा, जिससे कि बाकी लोगों तक वो पहुंच सके। और सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों को से जोड़ा जाएगा, फरीदाबाद हो, दिल्ली एनसीआर में या तो नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, गुरुग्राम हो, ये वो शहर हैं जिनको इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा, यानी पाइपलाइन का जो विस्तार है वो बढ़ाया जाएगा। पहले जो 600 से 700 कनेक्शन मिले थे वो 2100 करने की तैयारी 2100 से 2200 प्रतिदिन हो गया है, लेकिन कोशिश यहाँ तक है कि 30 से 40 हज़ार प्रतिदिन तक ये कनेक्शन जो है वो लगातार लोगों तक पहुँच सके, जिससे कि जब पश्चिमी एशिया में इस तरीके के संकट दोबारा कभी गरमाए, जो कि आशा नहीं होती है, लेकिन उस दरमियान भी
किसी की रसोई खाली न रह जाए, बल्कि उस रसोई पर हमेशा खाना बनता रहे, इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। और इसका फायदा भी इसलिए भी होता है क्योंकि ये औद्योगिक और खासतौर पर औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी फायदेमंद साबित होती है, प्रौद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी जो पीएनजी है वो फायदेमंद साबित होती है। और दूसरा क्या है, इसमें ज्वलनशील पदार्थ यानी कि हवा में आसानी से मिलने की गुणवत्ता इसको खास बनाती है कि जो आसानी यानी को तेजी से आग नहीं पकड़ती। यानी अगर कहीं से लीकेज भी हो रहा है तो वो भी आसान भाषा में समझाऊं अगर अपने दर्शकों तक, तो सिलेंडर के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा सिक्योरिटी और सेफ्टी रहती है और आराम से बिना निर्विवाद आप तक गैस पहुंच जाती है। यानी बिना किसी लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि जो लक्ष्य है अगर हम देख सकते हैं करीब दुगना हो जाएगा। आज के समय में 2100-2200 कनेक्शन दिए जा रहे हैं और लक्ष्य ये कि हर रोज 5000 नए कनेक्शन हम दे सकें। लेकिन इससे शायद सबसे बड़ा जो फायदा है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता जो है वो भी हमें नजर आ सकती है, क्योंकि एलपीजी को लेकर जिस तरीके से कालाबाजारी की लगातार खबरें सामने आती थी, जमाखोरी की खबरें सामने आती थी, तो ये भी एक महत्वपूर्ण विकल्प के तौर पर हम देख सकते हैं। बिल्कुल मुकुल, साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं और कालाबाजारी को लेकर के सरकार ने कई सख्त एक्शन भी लिए हैं और इसीलिए डीम्ड क्लियरेंस की व्यवस्था की गई। यानी कि जो लोग जो विस्तार के लिए पहले दिक्कतें आती थी पीएनजी बिछाने के लिए, वो खत्म करके डीम्ड क्लियरेंस सरकार दे रही है, जिससे कि तेजी से विस्तार हो सके। और आप खुद सोचिए कि आपके पास गैस का जो कनेक्शन है तो आपको किसी लाइन में नहीं लगना, आपको पहले से कोई बुकिंग नहीं करवानी, बस आपको अपनी पेमेंट करना है आपके खाते तक। यानी जितनी भी लिमिट में आपको गैस का इस्तेमाल करना है वो 24 घंटे 24/7 उपलब्ध रहेगी। बीच में से कोई भी एक तरीके से कहें बिचौलिया, दलाल, जो भी आप समझ सकते हैं सरल भाषा में, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी सीधा जो कनेक्शन है उसके जरिए आप अपने गैस घर का चूल्हा आराम से जला पाएंगे। और यही वजह है कि सरकार लगातार इसका कोशिश भी कर रही है। डीम क्लियरेंस हो या फंड की व्यवस्था कैसे की जाए उसके लिए भी तत्पर है। और बड़ी जो एजेंसियां हैं उनको साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि आप जितना तेजी से विस्तार करेंगे उतना इन इलाकों के लिए अच्छा होगा। और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर के जैसा जो क्षेत्र है जिसमें करोड़ों की आबादी रहती है उसको कहीं ना कहीं राहत होगी। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि हर फूड स्टॉल तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो इन सब चीज़ों के बीच में यूं मानकर चले कि कुछ इलाकों तक सिलेंडर पहुंचने में 1-8 घंटे या 2 घंटों की देरी भी हुई है, वो जब ये पाइपलाइन बिछ जाएगी या वहां तक पहुंच जाएगी तो वो दिक्कतें भी कम हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प है कि ये कितने समय में पूरा हो जाता है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के चला जा रहा है और पश्चिमी एशिया के जो संकट इस समय गहराया है उस पर ये करारा प्रहार भारत की तरफ से देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और प्रयास यही है कि क्या कुछ समाधान के तौर पर हम कर सकते हैं और उसी दिशा में लगातार भारत जो है आगे भी बढ़ रहा है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो आईजीएल एक महत्वपूर्ण नीति के साथ अब आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही आपको बता दें न्यूज पंच में हम यार एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। मेरी माँ है ना, मेरा खाना पीना, आयरन, फॉलिक एसिड सबका ध्यान रखती है। कहती है जच्चा और बच्चा दोनों खिले खिले रहने चाहिए। अरे डिलीवरी के लिए 5000 रुपए भी भेज दिए। बताओ, माँ है ना, जानती है डिलीवरी कराना इतना आसान नहीं होता। आओ मैं अपनी माँ से मिलाती हूँ। ये है मेरी माँ, भारत माँ। पिछले 12 सालों में देश ने दिया 12 करोड़ से अधिक महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व, करोड़ों बच्चों को पोषण और टीकाकरण, और अब तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण, ताकि विकास में रहे नारी की भी साझेदारी। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज पंच में। अब आइए बात कर लेते हैं किस तरीके से भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। देश अब नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में विश्व में 30वें स्थान पर पहुंच गया है। और वित्त वर्ष 2025-26 की अगर हम बात करें तो भारत ने अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की है, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। किस तरह की ये उपलब्धि है और इसका क्या लाभ जो है हम देख सकेंगे आने वाले समय में, इसके बारे में आइए आपको बताते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि भारत जो है लगातार कैसे आगे बढ़ रहा है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी छलांग जो है वो लगाई गई है। क्योंकि इसके चलते भारत की स्वच्छ ऊर्जा जो है अगर देखा जाए, यानी जब हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं तो वहाँ पर एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वित्त वर्ष 2025-26 की अगर हम बात करें तो इसमें 45 गीगावाट की जो वृद्धि है वो हमने दर्ज की है, जो कि वार्षिक बढ़ोतरी अगर जब हम देखते हैं तो उसमें अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है।
कहीं ना कहीं स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी ये हमारा है। साथ ही अगर देखा जाए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो ये ऐसे राज्य हैं जो कि आगे नजर आए हैं। और इसके साथ साथ बिजली उत्पादन क्षमता का हमारा जितनी उत्पादन क्षमता होती है उसका 50% हमने हासिल कर लिया है। और ये 5 साल पहले लक्ष्य हमने पूरा किया है, जो कि अगर पेरिस समझौते 2030 की हम बात करते हैं उसके तहत हम 5 साल पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। 2030 का ये लक्ष्य था कि समय से पहले, जो कि हमने हासिल किया है। गैर जीवाश्म क्षमता 50% के स्तर तक पहुंच गई है, यानी हमारी जो उत्पादन क्षमता है उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार वृद्धि हो रही है। और जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं उस लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत लगातार नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। फिलहाल पवन ऊर्जा में एक जबरदस्त उछाल जो है वो भी देखने को मिला है। आंकड़े क्या कहते हैं अब वो आपको बता देते हैं। 2025-26 की अगर बात की जाए तो पवन ऊर्जा में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत ने आपको बता दें 6.05 गीगावाट पवन क्षमता जो है वो भी इसमें जोड़ी है। जी हाँ, और खासतौर से अब तक की ये भी सबसे बड़ी जो वृद्धि है ये मानी जा रही है। खासतौर से वित्त वर्ष यानी 2024-25 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर किस तरह की स्थिति थी उसके मुकाबले आपको बता दें ये 46% की जो वृद्धि है, जो इजाफा है वो इस बार दर्ज किया गया है। और इसके बाद यानी 6 गीगावाट से ज़्यादा की जो क्षमता हमने जोड़ी है उसके बाद जो हमारी कुल पवन ऊर्जा क्षमता है वो करीबन 56 गीगावाट के पार पहुंच चुकी है। उस लिहाज से दुनिया में जो भारत है, हमारा जो देश है, वो चौथे स्थान पर है। और इसी वजह से लगातार हम देख भी सकते हैं कि जब हम स्वच्छ ऊर्जा की बात करते हैं तो वहां पर भारत किस तरीके से और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे, अगर देखा जाए कितना महत्वपूर्ण है ना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा के लिहाज से बल्कि पेरिस समझौते की अगर बात की जाए वहां पर भारत ने अपनी बात को जिस तरीके से रखा था और जो बातें कही थी, अगर देखा जाए तो समय से पहले उन लक्ष्यों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उनको अब अपने लिए आसान बना रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब घोषणा की थी ग्लासगो में, ग्लासगो जो शिखर सम्मेलन ये COP26 हुआ था, उस समय उन्होंने कहा था कि 2070 तक हम नेट जीरो क्षमता प्राप्त करेंगे। और नेट जीरो क्षमता प्राप्त करने का मतलब ये है कि जितनी ऊर्जा हम परंपरागत स्रोतों से प्राप्त करते हैं उतनी ही ऊर्जा हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू प्राप्त करेंगे। तो उसमें होगा कि हमारा बराबरी का होगा। और साथ साथ ये भी था कि जितनी हम कार्बन उत्सर्जित करेंगे उतना हम कार्बन जो है वो जंगल से, तकनीक के माध्यम से या अन्य तरीके से उस कार्बन के पैरेलल हम उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी विकसित करेंगे। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कह सकते हैं कि योजना थी और इस योजना के तहत काम हो रहा है। और उसमें 2030 तक हमको 500 गीगावाट जो है क्षमता जो है रिन्यूएबल सोर्सेज से प्राप्त करना है। तो उस दिशा में तेजी से बढ़त हम कर रहे हैं। और अभी जब हम तीसरे स्थान पर पहुंचे, जिससे कि चाइना, USA और उसके बाद भारत है, तो निश्चित तौर पे एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्योंकि इसके पहले ब्राजील जो था, ब्राजील तीसरे स्थान पर था, अब ब्राजील चौथे स्थान पर चला गया संपूर्ण जो रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता है। तो इस मामले में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की और जो भारत की जो लगातार जो तकनीक पे काम करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, उनकी लगातार ये कोशिश रही है कि जिन्हें हमारी तकनीकी क्षमता जो है, तकनीकी क्षमता हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ जो है हमको ग्रीन जो टेक्नोलॉजी है प्राप्त हो। लेकिन साथ साथ अपने यहाँ भी जो परंपरागत के अलावा जो गैर परंपरागत है और जो सौर ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा उपलब्ध है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की घोषणा की थी, जो पेरिस में उन्होंने घोषणा की थी। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो घोषणा है अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण थी। क्योंकि जहां भी जो सूर्य की रोशनी आती है, उन सूर्य की रोशनी जो बर्बाद चली जाती है उसका उपयोग हम रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में कर सकते हैं। और उसमें अभी हम जानते हैं कि 150 से ज्यादा सदस्य इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हो चुके हैं और आपस में जो रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर एनर्जी में सहयोग बढ़ रहा है। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि जो 1 सन 1 ग्रिड और 1 वर्ल्ड, तो इसमें जो है कि 1 सन 1 ग्रिड बनाने की जो योजना है उसमें ये भी था कि हम जहां से सोलर ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं और जिन देशों में सोलर ऊर्जा नहीं है, जिन देशों में अभी मान लो कि नमी है, वहां ऊर्जा की कमी है, तो उन देशों में हम कैसे ग्रिड के माध्यम से कर दे। तो एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कैसे बढ़ सकता है, एक वन ग्रिड कैसे बन सकता है पूरी दुनिया में, जो जहां जो सूर्य ऊर्जा की प्रचुरता है, जहां उसकी कमी है, कैसे जा सकते हैं।
ताकि नेट जीरो सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया नेट जीरो की दिशा में आगे बढ़े और पूरी दुनिया नेट जीरो प्राप्त करे। तो इस दिशा में जो भारत ने उपलब्धि प्राप्त की है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल अखिलेश, ना सिर्फ भारत के लिए एक उपलब्धि बल्कि हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व को एक बेहतर राह जो है वो लगातार भारत यहाँ दिखा रहा है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। न्यूज पंच में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको सुनाते हैं प्रख्यात पार्श्व गायिका आशा भोसले के गाए यादगार गाने। आपको बता दें 92 वर्ष की उम्र में आज उनका निधन हो गया। आप सुनिए ये सदाबहार गीत और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया आंखों में यारों का दिल खो जाता है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। मिल जाए किस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा ये वादा रहा। जा